हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमरजीत। आप देख रहे हैं आर एल के क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का, जो कि हिस्ट्री था। आज हिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर है, जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद उसका हम क्या कराने वाले हैं, उसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि पिछले वर्षों में आए हुए हैं, जो कि 2014 से लेकर जो कि 2014 से लेकर अब 2026 तक आए हुए प्रश्न को आज हम देखेंगे, जो कि पूछा गया प्रश्न है, जो कि इसी में से कोई ना कोई एक परीक्षा में अइबे करेगा। इसी में से आएगा, एकदम 100% इसी में से लड़ेगा, एकदम पेपर में यही से आएगा, जो कि एकदम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, जो कि बिहार मैट्रिक परीक्षा के लिए है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज सवाल को देखने वाले हैं, जो कि एकदम इम्पॉर्टेंट है, उसको एकदम याद रखिएगा। तो चलिए हम कराते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, तो कह रहा है 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया, तो किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था, बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया, तो बिस्मार्क ने। रक्त माने समझते हैं, माने खून होता है, खून। लौ माने क्या होता है, युद्ध होता है। जो शास्त्र रूप से युद्ध करना चाहता था, कौन था, बिस्मार्क, जो कि जर्मनी के एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क ने रक्त लौ की नीति का अवलंबन किया। तो यही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेटरनिख। 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जुलाई 1830 की क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में किसका शासन स्थापित हुआ। यह 2026 में पूछा गया प्रश्न है। मतलब 1830 के क्रांति के फलस्वरूप, मतलब उसके स्वरूप फ्रांस में किसकी शासन की स्थापना हुई, तो किस वंश की शासक की स्थापना हुई, तो चार्ल्स 10वां की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए जल्दी। यंग इटली की स्थापना किसने की, 2026 में पूछा गया है। यंग इटली की स्थापना किसने की, तो मेजनी ने किया था। किसने किया, मेजनी ने किया था। कब किया था, मेजनी ने 1830 में किया था। कब किया था, 1830 में। और एक और संस्था का स्थापना किया था, जो कि यंग यूरोप था। क्या था, यंग यूरोप था। यंग यूरोप, इसका स्थापना कब किया था, 1834 में किया था। ये याद रखिएगा, ये सब सवाल पूछ लेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इटली के एकीकरण में किसका योगदान था। 2026 में पूछा गया है, इटली के एकीकरण में किसका योगदान था, तो मेजनी का भी योगदान था, काउंट काबूर का भी योगदान था, गैरिबाल्डी का भी योगदान था। उपयुक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्योंकि इटली के एकीकरण में जो इटली था, जो ऐसे इटली है, तो इटली के एकीकरण में सबका योगदान था। मेजनी का भी योगदान था, और किसका था, तो काउंट काबूर का भी योगदान था। काबूर का भी योगदान था, और गैरिबाल्डी का भी योगदान था। तो जो मेजनी है, मेजनी ने क्या किया था, तो मेजनी ने जो वहाँ का जो यूरोप जो फ्रांसीसी क्रांति है, फ्रांसीसी क्रांति से उत्पन्न जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का जो नारा था, मेजनी ने क्या किया, जीवित रखा। इटली में क्या किया, जीवित रखा। जो काउंट काबूर ने क्या किया, तो काउंट काबूर ने जो इटली का जो उत्तरी इटली और दक्षिणी, जो उत्तरी इटली है, इसका मान लीजिए मैप है, तो जो उत्तरी इटली है और जो दक्षिणी इटली है, उसके मध्य को मिलाने का काम किया। किसने ने, काउंट काबूर ने। गैरिबाल्डी ने क्या किया, तो गैरिबाल्डी ने दक्षिणी इटली को एकीकरण करवाया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है इसमें। केसूत कौन था, 2026 में पूछा गया प्रश्न है।
एक ब्रिटिश विद्वान, मंगोलियन राष्ट्रवादी नेता, यूनान का शासक, फ्रांसीसी का धर्म सुधारता। कौन था? हिंगोलियन राष्ट्रवादी नेता था, हिंगोलियन राष्ट्रवादी नेता था, जो कि चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? जर्मन राइन राज्य की स्थापना किसने किया था? यह 2026 में पूछा गया प्रश्न है, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। तो जर्मन राइन की स्थापना किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। कब किया था? तो 1810 ईस्वी में किया था। इसका क्या कार्य था? तो जो जर्मन राइन संघ की स्थापना किया, जो पूरे जर्मनी को एकीकरण करने के लिए, किसके लिए? जर्मनी को एकीकरण करने के लिए, जर्मनी की एकीकरण करने के लिए तो चलिए ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। चलिए क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन जर्मन का चांसलर था? जो कि 2025 में पूछा गया था। जर्मन का चांसलर कौन है? ऑप्शन ए मेजनी, ऑप्शन बी हिंगोल, ऑप्शन सी बिस्मार्क, ऑप्शन डी विक्टर एमानुएल। तो कह रहा है जर्मन का कौन चांसलर था? तो जर्मन का चांसलर कौन था? तो बिस्मार्क था। मेजनी कहाँ के था? तो ये सब था मेजनी, जो ये सब इटली के था, इटली के था। और जो हिंगोल के कहाँ के था? हिंगोल ये सब था बोहेमिया के था। बिस्मार्क कहाँ के था? तो बिस्मार्क भी इटली के था। बिस्मार्क जो है वो कहाँ के है? तो बिस्मार्क जर्मनी के है, बिस्मार्क जर्मनी का है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन की नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 2025 में पूछा गया था। नेपल्स की क्रांति 1821 में हुआ था। कब हुआ था? 1821 में हुआ था, याद रखिएगा 1821 में हुआ था नेपल्स की क्रांति। अब 10 नंबर सवाल देखेंगे कि सूडान का युद्ध किसकी पराजय हुई थी? सूडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो दो को देखिए किसका हार हुआ था? तो सूडान का युद्ध किसके में हुआ था? तो जो सूडान का युद्ध है वो किसके में हुआ था? तो ये हुआ था जर्मनी और किसके में हुआ था? तो जर्मनी और फ्रांस में हुआ था, वर्सेस फ्रांस में हुआ था। किस में हुआ था? जर्मनी वर्सेस फ्रांस में हुआ। तो कौन विजय हुआ? तो यहाँ पे जर्मनी विजय हो गया, फ्रांस की क्या हो गया? हार हो गई, हार हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो इसमें 2 युद्ध हुआ जर्मनी के एकीकरण के लिए, 2 युद्ध हुआ जो कि जर्मनी और फ्रांस के बीच में हुआ। इसको हम क्या बोलेंगे? तो सूडान के युद्ध। एक हुआ सोडवा का युद्ध हुआ। सोडवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो सोडवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो सोडवा का युद्ध हुआ था जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच में। किसके बीच में? ऑस्ट्रिया के बीच में, ऑस्ट्रिया के बीच में हुआ था। ये याद रखिएगा कब हुआ था। ये भी पूछ सकता है कि सूडान का युद्ध कब हुआ था? तो ये जो सूडान का युद्ध हुआ था 1870 ईस्वी में। ये कब हुआ था? तो 1871 ईस्वी में हुआ, 1866 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1866 ईस्वी में सोडवा का युद्ध हुआ। सूडान का युद्ध कब हुआ था? 1870 ईस्वी में। ये याद रखिएगा। चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किसने अपने देश में अनिवार्य सेना सेवा लागू की थी? माने अनिवार्य है, सेना में भाग लेना अनिवार्य है। 2025 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए मेजनी, ऑप्शन बी मेटरनिक, ऑप्शन सी बिस्मार्क, ऑप्शन डी लेनिन। तो कह रहा है किसने अनिवार्य, मतलब वहाँ के कोई भी जनता होगा तो सेना में भाग लेना ही है। तो कौन था? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर? तो बिस्मार्क था, क्या था? बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? फ्रांस में किस
शासक वंश की पुनः स्थापना कर वियना कांग्रेस द्वारा की गई। तो पहले जानेंगे कि वियना कांग्रेस क्या है। तो वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन था? तो मेटरनिक ने किया था। मेटरनिक ने इसकी अध्यक्षता की। मेटरनिक कौन है? ऑस्ट्रिया का चांसलर। क्या है? ऑस्ट्रिया का चांसलर। ऑस्ट्रिया का चांसलर है मेटरनिक। ऑस्ट्रिया का चांसलर है। क्या है? ऑस्ट्रिया का चांसलर। कौन है ऑस्ट्रिया का चांसलर? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर है मेटरनिक है। मेटरनिक ने क्या किया? मेटरनिक ने जो नेपोलियन था, क्या था? नेपोलियन को पतन किसने किया? तो ये वियना जो वाटरलू के युद्ध में कब हुआ? 1815 ईस्वी में नेपोलियन हार गया वाटरलू के युद्ध में। तो ऑस्ट्रिया ने क्या किया? ऑस्ट्रिया ने एक सम्मेलन बुलाया। उस सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। कहाँ हुआ? वियना में। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया और बोला कि अब बोला तो वहाँ के जो लोग थे, नेपोलियन ने वहाँ के स्वतंत्रता दिला दिया था, समानता का अधिकार ला दिया था। तो सोचा मेटरनिक ने कि अगर स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा अगर फ्रांस में अगर उत्पन्न हो जाएगा तो जो भी अगर उसका पड़ोसी देश है तो उस सब में लोकतंत्र स्थापना हो जाएगा। तो इसी को दबाने के लिए मेटरनिक ने वियना सम्मेलन बुलाया गया जो कि 1815 में हो गया। तो इसके स्थापना में क्या किया गया? तो पुनः बुर्बो वंश का स्थापना कर दिया गया। क्या किया? पुनः बुर्बो वंश का स्थापना कर दिया गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो बुर्बो वंश को पुनः स्थापना कर दिया गया। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न क्या कराए? इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो इटली के एकीकरण में प्रमुख नायक कौन था? मतलब जैसे इटली देश है, इसको एक करने में किसका किसका योगदान था, ये पूछ रहा है। तो मेजनी, ऑप्शन ए मेजनी, ऑप्शन बी काबूर, ऑप्शन सी गैरिबाल्डी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इनमें से सभी होगा। इनमें से सभी हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। इनमें से सभी हम अभी बताएं कि मेजनी ने क्या किया इटली के एकीकरण में। तो जो फ्रांसीसी क्रांति से समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का नारा को क्या क्या जीवित रखा था। क्या क्या जीवित रखा था। तो चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में काबूल ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी? तो किसने? फ्रांस से। यहाँ पे जो क्रीमिया के युद्ध हुआ है, काबूल है। क्रीमिया के युद्ध हुआ था, काबूल है जो, वो क्या था? जो क्रीमिया के युद्ध हुआ है, जो काबूल था, वो क्या था? तो यह एकदम बहुत सोच समझ के कोई भी काम करता था। यह बहुत कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीतिज्ञ था। बहुत कूटनीतिज्ञ था। तो कूटनीतिज्ञ की विचारधारा को अपना के किसने किया? ये सोचा कि अगर जब भी हम इटली के एकीकरण करेंगे तो दुश्मन मानता था किसको? ऑस्ट्रिया को। तो ऑस्ट्रिया को हराने के लिए बिना सोचे समझे फ्रांस में अपना सैनिक उतार दिया। इसी को हम वही हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ चुके हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा? यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन आया था? तुर्की, यहाँ पे समझने वाली बात है। तुर्की के समर्थन में कौन आया था? तो तुर्की के समर्थन में मिस्र आया था। मिस्र। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। सन 1870 में फ्रांस प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो 2015 में यह प्रश्न पूछा है। सूडान में, सोडवा में, साइडाइन में, फ्रंट में। तो कहाँ हुआ था? तो अभी बताएं कि जो फ्रांस और प्रसा के बीच में युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो सूडान के युद्ध हुआ था। बताएं अभी। सूडान के युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी के एकीकरण हुआ? तो किस युद्ध के बाद? तो वही हम किस युद्ध के? सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। कब युद्ध हुआ था? तो 1870 ईस्वी में।
यूरोप की मरीज किसे कहते हैं? यूरोप के मरीज किसे कहते हैं? 2019 में प्रश्न पूछा है बिहार मैट्रिक में। तो तुर्की को कहते हैं। तुर्की को क्यों कहते हैं? क्योंकि तुर्की यूरोप का मरीज है। क्योंकि मरीज मतलब क्या है? मतलब यूरोप में क्या है? यूरोप का तुर्की इसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो तुर्की को। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, यंग यूरोप की संस्थापक कौन है? तो यंग यूरोप की संस्थापक कौन है? तो मेजनी है। मेजनी मेजनी ने 2 गठन संस्थाओं का स्थापना किया है। क्या क्या नाम है? तो यंग इटली, यंग यूरोप नामक संस्था का। टापू सुल्तान शासक थे। 2019 में पूछा गया प्रश्न है, टापू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के शासन थे। कहाँ थे? मैसूर का शासक था। 21 नंबर, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? एक नाविक था। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, फ्रैंक की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो कब हुआ था? तो कब हुआ? तो 1871 में हुआ था फ्रैंक की संधि। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? जो 2021 में पूछा गया। तो कौन सा संधि हुआ था? फ्रैंक की संधि हुआ था। फ्रैंक की संधि। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस के किस प्रकार का शासन की स्थापना हुआ? मतलब 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था का? तो संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुआ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायित्व था? तो आप भी बताएं कि काउंट काबूर भी, बिस्मार्क भी, गैरिबाल्डी भी कर जर्मनी का, इटली का ना एकीकरण में ये सब निभाया था। इटली के एकीकरण में ये सब निभाया था। इसमें पूछ रहा है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायित्व है? जर्मनी के लिए। तो काउंट काबूर किसके लिए है? तो ये सब इटली के लिए। बिस्मार्क गैरिबाल्डी किसके लिए है? तो ये सब इटली के लिए। मेजनी भी इटली के लिए, लेकिन जो बिस्मार्क है ये जर्मनी के एकीकरण के लिए ही फेमस है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन नंबर हो जाएगा, जो कि 2021 में पूछा गया प्रश्न है। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है, माने किसका सहयोग नहीं है? तो बिस्मार्क अभी बताएं कि जर्मनी का एकीकरण किया था। जो मेजनी है, मेजनी इटली का एकीकरण किया था। और काबूर भी इटली का एकीकरण किया था। गैरिबाल्डी भी इटली का एकीकरण किया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, इटली और जर्मनी की एकीकरण किसके विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था? मैंने इटली और जर्मनी के एकीकरण कौन नहीं चाहता था? तो ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो जर्मनी के एकीकरण में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? तो किसका है? तो बिस्मार्क का। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रैंक की संधि किस वर्ष हुई थी? 2020 में भी पूछा गया है, 2021 में भी पूछा गया है। कब हुआ था? फ्रैंक की संधि कब हुआ था? तो 1871 में हुआ था। कब हुआ था? 1871 में हुआ था। ये याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन पूछते हैं कि जलवेरी संधि था संबंधित था 2022 में पूछा है। तो किससे थे? क्रांतियों से, व्यापारियों से, विद्वानों से, पदरियों से। तो किससे है? तो व्यापारियों से। व्यापारियों से है। क्यों व्यापारियों से है? क्योंकि जो पहले जर्मनी में था, तो वहाँ के जो जर्मनी है, तो जर्मनी में क्या था? तो जर्मनी में जो था अलग अलग राज्य था, अलग अलग राज्य था। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग मापदंड था, अलग अलग राज्य में अलग अलग मापदंड था। तो व्यापारी जो कोई व्यापारी इस राज्य में से इस राज्य में गया, इस राज्य में से इस राज्य में, इधर मापतौल अलग है, इधर मापतौल अलग है, इधर मापतौल अलग है, इधर मापतौल अलग। तो व्यापारियों को दिक्कत आता था। तो इस सब को इसने सोचा कि सबको एक जगह बैठक बुलाया गया और सब जलवेरी एक जगह है वहाँ बुलाया गया और सब व्यापारी वहाँ बैठे और बोले कि मापतौल का तुम सब प्रणाली एक ही रहेगा। तो यहीं से सब एक हुए। तो यहीं से हमारे क्या अंदर क्या आया? राष्ट्रवाद की भावना आया, राष्ट्रवाद। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ चुके हैं।
राजा कौन था 2024 में पूछा गया। सर्डिनिया का राजा कौन था, तो विक्टर एमानुअल। नेपोलियन तो होगा नहीं, तो फ्रांस का था। चार्ल्स दसम भी फ्रांस का था, तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि विक्टर एमानुअल। काउंट काबूर को विक्टर एमानुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर को विक्टर एमानुअल ने किस पद को किया गया था? तो प्रधानमंत्री। 33 नंबर क्वेश्चन में आए, वियना सम्मेलन हुआ था 2020 में भी पूछा गया, 2022 में भी पूछा गया। वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 में हुआ था। कौन इसका अध्यक्ष कौन था? तो अस्टिया इसका राजा का अस्टिया, जो कि मेटरनिक था। निम्नलिखित में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? किसके योगदान? 2022 में भी पूछा है, 2023 में भी पूछा है। किसके योगदान से इटली का एकीकरण हुआ? तो इटली का पूछ रहा है, तो मेजनी से भी हुआ, काउंट काबूर से भी, विक्टर एमानुअल से, उपयुक्त सभी होगा। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं कि रक्त लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? अभी बताएं, रक्त लौह की नीति किसने किया था? बिस्मार्क ने। इस 2017 में भी पूछा गया है, 2020 में भी, 2023 में, 2024 में, आपके 2027 में भी पूछेगा यह प्रश्न। VBI प्रश्न है, VBI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यह हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बिस्मार्क। जर्मनी राइन संघ का निर्माण किसने किया था? 2014 में पूछा है, 2016 में पूछा है, 2022 में पूछा है। तो जर्मन राइन निर्माण किसने किया था? नेपोलियन ने किया था, नेपोलियन बोनापार्टी ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। लुई 16वें को फांसी कब दी गई? तो 1798 नहीं, 1793 ईस्वी में। 1789 में तो फ्रांस के क्रांतिये हुआ। उसके बाद वो 1793 तक वो क्या हो गया, गुलेटिन पर चढ़ा दिया गया। तो हमारा डी आंसर हो जाएगा। हिंगोल किस देश के दार्शनिक था? हिंगोल किस देश? जर्मनी का दार्शनिक था। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पुरातन व्यवस्था का स्थापना करना। क्या था? तो पुरातन व्यवस्था का पुनः स्थापना करना था, जो कि क्या था? पुरातन व्यवस्था का पुनः स्थापना करना और पुनः लोकतंत्र का स्थापना करना। नहीं, उसका वियना कांग्रेस का सिर्फ उद्देश्य था कि पुरातन व्यवस्था ही लाना। तो ये क्या? राजतंत्र का पुनः स्थापना करना, गणतंत्र का पुनः, गणतंत्र माने प्रजातंत्र, ये तो हुए नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। लोकतांत्रिक का पुनः स्थापना करना, नहीं, इसका विरोध करना था। राजतंत्रों का पुनः स्थापना करना है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुरातन व्यवस्था का स्थापना करना। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो 1789 में, ये तो याद होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनारी नामक गुप्त दल से था। इसका क्या कार्य था? तो कार्बोनारी नामक गुप्त दल के था कि जो इटली में है, इटली में क्या है? तो इटली में जो भी विदेशी छापामार युद्ध से इसका संबंध था, कार्बोनारी नामक दल से छापामार युद्ध करके छोटे छोटे जो राज्य है उस राजा को हरा कर वहाँ लोकतंत्र स्थापना करना था, लोकतंत्र, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बोनारी नामक गुप्त दल। तो चलिए अब 42 नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जीना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो जर्मनी में है, जो कि जर्मनी के एकीकरण में राष्ट्रीय आंदोलन के जो छात्र थे वो जेना विश्वविद्यालय में एकत्रित हुए थे। तो बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। केसूत का संबंध किस देश से है? केसूत का संबंध किस देश से है? तो हंगरी से है, हंगरी से। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। 2024 में पूछा गया है प्रश्न। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? 2024 में पूछा गया है, कब हुआ था? 1864 ईस्वी में हुआ था, 1864 ईस्वी में। इटली का एकीकरण कब पूर्ण रूप से हुआ था? 1871 ईस्वी में पूर्ण रूप से हुआ। लुई फिलिप किस देश का शासक था? लुई फिलिप किस देश का? फ्रांस का शासक था, जो कि लुई फिलिप कब? 1848 के जो क्रांति हुआ था उसमें लुई फिलिप के कारण ही 1848 के क्रांति हुआ था। कहाँ? फ्रांस में। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था? 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? तो जर्मनी का सम्राट बना। विलियम प्रथम किसका भाई है? तो एक राजा था, उसका भाई था।
बोहेमिया निम्नलिखित में किस देश का अधीन था? बोहेमिया किसके देश का अधीन था? ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया का उस समय मतलब बहुत शक्तिशाली देश था। 50 नंबर देखते हैं, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि द्वारा? तो फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा पूर्ण हुआ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो एकदम जो क्वेश्चन कराए एकदम VVI है, इसी में से आएगा प्रश्न, 100% इसी में से आएगा। अगर पसंद आएगा वीडियो तो लाइक, और ये भी बता दीजिएगा कि जो 50 ऑब्जेक्टिव कराए हैं 50 में से कितना सही हुआ। अगर 50 में 50 अगर आपको सही है तो एकदम 100% एकदम 50 में 50 अगर सही है तो इसी में से एकदम पेपर में आने वाला है 2027 के मैट्रिक परीक्षा में। तो अगर पसंद आएगा तो वीडियो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जो कि मेरा चैनल का नाम है RLK क्लासेस। इसमें जुड़िएगा ज़रूर।